नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मिडिल ईस्ट जंग में एक और देश की एंट्री की, पेट्रोल डीजल की किल्लत पर सरकार के झूठ की। कच्चे तेल को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की जनता के सामने कुछ नहीं घटाया गया है। देखेंगे कैसे सीएम ममता ने बीजेपी की लगा दी क्लास। बंगाल में दूसरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट पर क्यों उठे सवाल। जानेंगे कैसे अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को दिखाया आईना। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे केरल चुनाव में हुई बड़ी गड़बड़ी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। जल्दी करेंगे जजों की बहाली। सीजे सूर्यकांत ने सभी हाईकोर्ट को लिखा खत। महिला जजों की पदोन्नति पर विशेष ध्यान देने की कही बात। पाकिस्तान का नाम लेकर असम में भाजपा को नहीं मिलने वाली जीत। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का बड़ा हमला। बोले हिमंता से बड़ा डरपोक मुख्यमंत्री नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा खेल। पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल समेत 6 नेता कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बोली, ये सिर्फ ट्रेलर है। अपने बयान में गृह मंत्री अमित शाह शराब नीति मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई की चुनौती को बताया अपना फैसला। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप, स्वतंत्र नहीं है सीबीआई। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। ईरान के हमलों से अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ गई है। ईरानी हमलों में सऊदी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भारी तबाही मची हुई है, तो हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को बड़ी चोट दे दी है। और अब इस जंग में यमन के हुतियों की भी एंट्री हो गई है। तो क्या बढ़ रहा है जंग का दायरा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग में पहले ही अमेरिका और इजरायल बुरी तरह फंसे हुए हैं। हालात ये हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू को फोन पर कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि उन्होंने ईरान युद्ध के नतीजों पर बढ़ा चढ़ाकर दावे पेश किए थे, जबकि हकीकत काफी अलग है। अक्षेस ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी, जिससे साफ हो जाता है कि इस जंग में ईरान के पलटवार ने अमेरिका और इजरायल को उम्मीद से ज्यादा चोट पहुंचाई है। उसके हालिया हमलों की बात करें तो ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब में स्थित अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भयंकर तबाही मचाई है। इस हमले में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही उसके 12 सैनिक घायल भी हुए हैं। वहीं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई ड्रोन हमले किए गए, जिसमें उसके रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायल के 100 सैन्य मरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन टैंकों में से हर एक टैंक की कीमत $6 मिलियन है, जिससे साफ है कि इजरायल के लिए ये न सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान है। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस जंग में यमन के हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। इजरायली सेना ने यमन से आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया था, जिसके जवाब में हूतियों का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा, हमने ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन क्षेत्रों पर हमले के जवाब में संवेदनशील इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अगर कोई और देश अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ आता है तो हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम सीधे सैन्य हस्तक्षेप करेंगे। जिसके बाद इस जंग का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। चिंता इस बात की जताई जा रही है कि अगर हूतियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर दिया तो व्यापार जगत में हाहाकार मच जाएगा। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी कंट्रोल ने दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि इस बीच अमेरिका भी खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डोनाल्ड कुक और USS मेसन भी इस हफ्ते अमेरिकी तट से रवाना हुए हैं। एक और जहाज USS रॉस भी इस हफ्ते अमेरिका से रवाना किया गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर जो 10 दिन के सीमित युद्ध विराम की घोषणा की है, क्या वो इस तैयारी के लिए किया गया ताकि ये युद्धपोत अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएं और अमेरिका ईरान के हमलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए? क्योंकि फिलहाल वो ईरान के सामने बेहद कमजोर नजर आ रहा है। बहरहाल अब ये जंग किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से हालात भयंकर होती जा रही हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। वहीं सरकार आम लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर इसे अफवाह करार दे रही है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से एक ऐसी अपील की है जिससे सरकार का झूठ साफ पकड़ा गया है। तो ऐसा क्या कुछ कहा अमित शाह ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। आम जनता की जिंदगी में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सरकार की तरफ से लगातार ही कहा जा रहा है कि देश में कोई किल्लत नहीं है, ये महज एक अफवाह है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से कैसी अपील की है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि देश में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। दरअसल अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है, आप रोज जितना पेट्रोल उपयोग करते थे उतना ही पेट्रोल गाड़ी में डलवाइए। एक भी लाइन नहीं लगेगी और एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है और घरेलू सिलेंडर भी सभी को मिलेगा। शाह की इस अपील के बाद सियासी पारा चढ़ गया है, तो वहीं विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी काम नहीं आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, कच्चे तेल को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, देश की जनता के सामने कुछ नहीं घटाया गया है। थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी कम करके सरकार वाई लुटने की इंतजार कर रही है। सच्चाई ये है, यूपीए सरकार में पेट्रोल पर केवल 9 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, जो आज मोदी सरकार में 26 रुपए प्रति लीटर पिछले 10 साल से चार्ज की जा रही है। 12 साल पेट्रोल पर मात्र 3 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जा रही थी यूपीए के समय, कांग्रेस के समय, जो आज मोदी सरकार में पिछले 12 साल से 22 रुपए प्रति लीटर चार्ज किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाओ, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे टाइम तो टैक्स ही नहीं लगाते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार विपक्ष के हमलों से कैसे बचती है। मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रही है, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चुनाव से पहले सीएम ममता और गृह मंत्री अमित शाह के बीच गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला है, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई है। तो क्या कुछ कहा सीएम ममता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें नजदीक आने में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है, जिसे लेकर एक तरफ पार्टियों ने चुनावी तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ सियासी बोलबाला भी जारी है। रानीगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो वो बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे और सभी को बाहर निकाल देंगे। भाजपा सारी हदें पार कर रही है, एसआईआर उसके लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। बंगाल को खत्म करने की कोशिश करके भाजपा पूरे देश में सत्ता खो देगी। सीएम ममता के बयानों से बीजेपी में खलबली मच गई है और पार्टी को चुनाव से पहले ही हार का डर सताने लगा है। अब खौफ में आकर गृहमंत्री अमित शाह ने 14 आरोपों की चार्जशीट जारी कर दी है और अपने बचाव में कहा कि देश में एक ही राज्य है जहां से घुसपैठ का रास्ता खुलता है। बंगाल में ममता राज में भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव की राजनीति चल रही है। टीएमसी के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। हम बंगाल की अराजकता, आर्थिक बदहाली का मुद्दा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना है। शाह के बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट भी किया कि केंद्र में भाजपा का शासन है, 15 राज्यों में भाजपा का शासन है, अधिकांश सीमावर्ती राज्यों में भाजपा का शासन है, जिनके माध्यम से घुसपैठ हो रही है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो आखिर वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनका गृह मंत्रालय अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में पूरी तरह विफल क्यों रहा है? भाजपा नियंत्रित लुप्त प्राय आयोग मतदाता सूची में पाए गए विदेशी नागरिकों के नाम जारी करने में विफल क्यों रहा है? क्योंकि भाजपा अवैध घुसपैठ से सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रही है। वे बंगाली और बांग्लादेशी के बीच की रेखा को धुंधला करना चाहते हैं, ताकि वे अपने नफरत भरे असम शैली के नजरबंदी शिविर मॉडल को बंगाल में ला सके। ममता और शाह के बयानों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। बता दें कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में आ गया है। हाल ही में राज्य की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी हुई थी, जिसे लेकर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवालों की कड़ी बढ़ती ही जा रही है। तो क्या कुछ खास है इस लिस्ट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदाता सूचियों के एसआईआर के तहत दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 27 मार्च की रात करीब 11 बजे लिस्ट जारी की, जिसमें 2 हिस्सों में करीब 12 लाख नाम हैं। एक हिस्से में उन वोटरों का नाम है जिनका नाम बहाल किया गया है और दूसरे हिस्से में उन लोगों का नाम है जिनका नाम हटा दिया गया है। लिस्ट से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपीलीट ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। तो वहीं टीएमसी ने न्यायिक ट्रिब्यूनलों द्वारा नामों को सूची से बाहर किए जाने के खिलाफ अपीलों के निपटारे के लिए उपलब्ध समय पर चिंता जताई।
पार्टी ने 7 अप्रैल की उस समय सीमा का हवाला दिया जिसके तहत 152 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों को लॉक किया जाना है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। टीएमसी ने कहा कि इससे अपील करने का अधिकार ही बेईमानी हो जाता है। भले ही बाद में कोई अधिकारी ये मान भी ले कि किसी नाम को सूची से हटाना गलत था, लेकिन एक बार सूचियां लॉक हो जाने के बाद इससे कोई वास्तविक मदद नहीं मिल पाएगी। बता दें ये लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट, सीईओ की वेबसाइट और ECI नेट ऐप पर देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सवालों में मोदी सरकार भी घिर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही जनता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा, लेकिन सपा को घेरना पीएम मोदी पर भारी पड़ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को आईना दिखाने का काम किया है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का मोस्ट अवेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। एयरपोर्ट को 5 चरणों में विकसित किया जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसमें 11,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वहीं उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान वो सपा पर भी हमलावर दिखाई दिए। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर एयरपोर्ट के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अखिलेश ने यूपी के 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी अरबों के ठेके अपनों में बांटकर कमाई बांट रही है। इनका मकसद हवाई अड्डे चलाना नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि देखो भाजपा का भ्रष्ट प्रबंध, 7 में से 6 नए एयरपोर्ट बंद। उत्तर प्रदेश के बाकी हवाई अड्डों का क्या हाल है, घास हटवाकर ये भी तो देख लिया जाए। भाजपा में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर कमाई को बांटने के लिए होता है। इन्हें ना तो कोई हवाई अड्डा चलाना है और ना उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है। इन्हें तो बस कमाना है। हालांकि अखिलेश ने अपने इस पोस्ट में कहीं भी जेवर एयरपोर्ट का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका यह बयान जेवर हवाई अड्डे से ही जोड़कर देखा जा रहा है और एक बड़ा तंज माना जा रहा है। अब अखिलेश के इस तंज से बीजेपी और विपक्ष में टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव के आरोपों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो सवाल बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर भी बरकरार है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रही हैं, लेकिन वो सीएम पद छोड़ने को भी तैयार नहीं है। जेडीयू का भी कहना है कि वो सीएम पद बीजेपी के पास नहीं जाने देगी। ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह से इस पर सवाल किया गया तो उनके जवाब ने सबको चौंका दिया। तो ऐसा क्या कुछ बोले गृह मंत्री अमित शाह और कौन बनेगा बिहार का नया सीएम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि अब राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी सीएम पद पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगी? और जब ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से किया गया तो उन्होंने बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दिया, जिसे एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल जब शाह से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय सीएम पर सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा कि आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। सीएम पद पर फैसला बीजेपी और जेडीयू की बैठक में ही होगा। हम अपनी गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से इस पर फैसला करेंगे। हम सब बैठकर गहन चर्चा करेंगे, फिर साफ हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता नितिन नवीन करते हैं और अमित शाह खुद भी इसके सदस्य हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने फैसला गठबंधन की सहमति से करने की बात कही है, उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरूनी खींचतान की खबरें और जोर पकड़ने लगी हैं, क्योंकि ये साफ है कि जेडीयू किसी भी हाल में बीजेपी का सीएम नहीं बनने देना चाहती। खुद नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम पद छोड़ने के तुरंत बाद ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के लिए रेलवे जैसे मंत्रालय की डिमांड भी की जा रही है। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद अब तक उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया और न ही ये घोषणा की है कि वो इस्तीफा कब देंगे। वैसे तो राज्यसभा जाने के बावजूद नीतीश के पास 6 महीने का वक्त है सीएम पद छोड़ने के लिए, लेकिन एमएलसी पद से उन्हें इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि संवैधानिक नियम है कि अगर एक सदन का सदस्य दूसरे या फिर उसी सदन की दूसरी सीट से चुनाव जीत जाता है तो उसे पहले वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि 30 मार्च को नीतीश एमएलसी पद छोड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है सीएम की कुर्सी का, तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों और अपने पास सीएम पद बरकरार रखेंगे।
अब देखना ये होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे केरल चुनाव में हुई बड़ी गड़बड़ी की। केरला में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इसके लिए सियासी दलों ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है और इस बीच चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बीच एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यहाँ एक ही नाम के कई उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केरलम विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव के लिए जैसे जैसे प्रचार तेज हो रहा है, वैसे वैसे कई बड़े उम्मीदवारों को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरलम के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसे या मिलते जुलते नामों वाले निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर आए हैं, जिससे उलझन की स्थिति खड़ी हो गई है। राजनीतिक शब्दावली में ऐसे उम्मीदवारों को अपरनमार या नाम के जुड़वा कहा जाता है। धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पास के चेडीचेरी से विजयन एएम नाम के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। अब ऐसे में ईवीएम पर 2 विजयन के नाम आने से मतदाताओं में कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री की पार्टी सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने अपनी सभी चुनावी रैलियों में पार्टी के चुनाव चिन्ह को प्रमुखता से दिखाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एक जैसे नाम होने से कंफ्यूजन की परेशानी सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ ही नहीं है, बल्कि कई मंत्रियों को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस चुनावी चलन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। हरिपाद में रमेश चेन्नीथला का मुकाबला रमेश सी नाम के एक निर्दलीय उम्मीदवार से हो रहा है। इस महा कंफ्यूजन की चपेट में बीजेपी भी है। एनडीए के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर नेमोन से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ भी जीएस राजीव कुमार नाम के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को भी मंजेश्वरम में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 2016 में भी उनके साथ यही स्थिति थी और वो हार गए थे, जिसका आरोप लगाते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि एक नाम के ही 2 प्रत्याशी होने के चलते उन्हें हारना पड़ा। और अब एक बार फिर यही समस्या खड़ी हो गई है। राजनीतिक दलों का कहना है कि ये उम्मीदवार मतदाताओं को भ्रमित कर सकते हैं और कड़े मुकाबले वाली सीटों के नतीजे पर असर डाल सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।